आइए सुनते हैं इस्मत आपा की लिखी कहानी तो मर जाओ। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। उन्होंने फैसला किया। तो मर जाओ, जी चाहा कह दूं, पर नहीं कह सकती। बहुत से रिश्ते हैं जिनका लिहाज करना ही पड़ता है। एक तो दुर्भाग्य से हम दोनों औरत जात हैं। ना जाने क्यों लोगों ने मुझे नारी जाति की समर्थक और सहायक समझ लिया। शायद इसलिए कि मैं अपने भतीजों को भतीजियों से ज़्यादा ठोका करती हूँ। खुदा कसम, मैं किसी विशेष जाति की तरफदार नहीं। मेरी भतीजियाँ अपेक्षाकृत सीधी और भतीजे बड़े ही बदमाश हैं। ऐसी हालत में हर समझदार उन्हें सुधारने के लिए डांटते फटकारते रहना इंसानी फर्ज समझता है। पर उन्हें यह कैसे समझाऊं? वे मुझे अपनी शुभचिंतक मान चुकी हैं, और वे लड़की जो बिना किसी के बिना जिंदा ना रह सकने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं, कुछ हठीली होती हैं। इसलिए मैं कुछ भी करूं, उसके प्रति अपनी सहानुभूति से इनकार नहीं कर सकती। अनचाहे या अनमने रूप से ही सही, मुझे उनके हितैषियों और शुभचिंतकों की पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। दुर्भाग्य से मेरा स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा रहा, और बीमार होकर मुर्गी के शोरबे और अंगूर खाने के मौके बहुत ही कम मिल पाए। यही कारण था कि शायद कभी प्राणघातक किस्म का इश्क न हो सका। हमारे अब्बा जरूरत से ज़्यादा सावधानी बरतने वालों में से थे। हर बीमारी की समय से पहले ही रोकथाम कर दिया करते। बरसात आई और पानी उबालकर मिलने लगा। आसपास के सारे कुओं में दवाइयाँ पड़ गई। खोचे वालों के चालान करवाने शुरू कर दिए। हर चीज़ ढकी रहे। बेचारी मक्खियाँ गुस्से से भनभनाया करती। क्या मजाल जो एक जर्रा मिल जाए। मलेरिया फैलने से पहले कुनैन हलक से उतार दी जाती और फोड़े फुंसियों से बचने के लिए चिरायता पिलाया जाता। इश्क मोहब्बत की रोकथाम के लिए ना जाने उन्होंने कौन से जो शादे पिला रखे थे कि किसी भी बहन भाई को घातक किस्म का इश्क ना हुआ। यूं ही कभी जुखाम, खांसी, मामूली बदहजमी की तरह किसी को इश्क हो गया तो बुजुर्गों ने हंसकर टाल दिया। ना एकदम संबंध विच्छेद करने की धमकियां मिली, ना जहर खाने की नौबत आई। लोग कहते हैं जब किसी को इश्क का रोग लग जाता है तो खाना पीना और सोना हराम हो जाता है। पर हमारा खानदान अजीब था कि उसमें जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा हंसता खेलता और मोटा होता पकड़ा जाता तो आम तौर पर वह इश्क का रोगी निकलता। इसलिए जैसा वह कहती हैं, मुझे उनके दर्द का अंदाज़ा नहीं। उन्हें निहायत घातक किस्म का इश्क है और मैं हंस रही हूँ। मुझे याद है कि हम लोग एक बार पुरानी फिल्म हीर रांझा देखने गए थे। जब रांझा साहब की मरम्मत हुई तो हम लोग बेतहाशा हंसने लगे। हमारे गिर्द बैठी भीगी आंखों वाली पब्लिक ने हमारी कुरुचि पर घृणा प्रकट की। लेकिन मेरी दोस्त, मेरी सहेली अपने प्रेमी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। वह उन्हें जलाता है, कल्पाता है, अपमानित करता है। वह प्रेमी के द्वार पर शीश नवाने के लिए जाती हैं तो दरवाजा बंद कर लेता है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, वे 1000 बार उससे कहती हैं। मैं तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह सकता, वे 1000 बार जवाब देता है। तब वे रोती हैं, जान देने की धमकियां देती हैं, पर वह कानों में तेल डाल लेता है। वे उसके सारे दोस्तों और जान पहचान के लोगों से प्रार्थना कर चुकी है। एक इंसान की हैसियत से उन्हें जिंदा रहने का अधिकार है। यह प्रगतिशील लोग एक भावुक लड़की की तमन्नाओं का खून होते कैसे देख सकते हैं? जी हाँ, दुर्भाग्य से मैं भी प्रगतिशील लोगों में गिन ली गई हूँ, और मुझ पर भी यह इल्ज़ाम है कि मैं हरगिज़ प्रगतिशील नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी ही जैसी एक औरत का दिल टूटते देखती हूँ और मेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। साहब, मैं अपने कान पर जूं छोड़ हाथी रेंगाने को तैयार हूँ, मगर खुदा के लिए कोई बताए मैं उनके आशिक बल्कि माशूक को किस तरह उनके लिए फांस सकती हूँ। काश काश वह एक मर्तबान होता या मिट्टी का प्याला, तब या तो मैं अपनी प्यारी दोस्त के लिए उसे खरीद लाती, अजायब घर में होता तो चुरा लाने की कोशिश करती, मगर वह तो निहायत ढिठाई से मोटर में दंदनाता फिरता है। हवा को कौन मुट्ठी में बांध सकता है? धूप को कैद करने का यंत्र अभी तक भारत में तो इजाद नहीं हुआ और ना इंपोर्ट हुआ है।
इस छलावा किस्म के आशिक को कौन घेर कर उनके दरबे में हाँक सकता है? कसूर उस छलावे का भी है। दिलफेक किस्म का आदमी है। एक बार उसने इनकी तरफ भी छक्का मार दिया था। मीठी मीठी बातें उनके कानों में उड़ेल दी थी। उन्हें लिए लिए भी घूमता था। उन्हें सर्दी लग रही थी तो स्वेटर खरीद कर पहना दिया। पेड़े खिलाए और शायद चूमा चाटा भी होगा। ये सब तो वह जिंदगी का फर्ज समझकर हर महीने एक न एक नई लड़की के साथ किया करता है। अगर वह उन सब लड़कियों से किए गए वायदे पूरे करता तो अब तक पूरी हरम भर जाती। इतना तो एक मोटर और अच्छी आमदनी का मालिक राह चलते करता ही रहता है। अब हर राह चलता अगर उसके पीछे काजी और सहरा लेकर दौड़ता फिरे तो बेचारा दम ना तोड़ दे। वह सहरा और काजी काफ़ी ना समझकर मुझे भी समधिन बनने पर मजबूर करना चाहती है। मुझे समधिन बनने से चिढ़ है। दूल्हा और दुल्हन तो एक दूसरे को मिल जाते हैं। समधिनों को सिर्फ गालियाँ मिलती हैं या फिर फूलों की छड़ियाँ जिनमें फूल कम और छड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। मेरी एक और सहेली को भी इश्क के रोग ने आ घेरा था। उनके आशिक ने आदत के मुताबिक उन्हें सब्ज बाग दिखाए मगर शादी नहीं की। कुछ गड़बड़ हो जाती तो अस्पताल ले जाकर इलाज करवा देता। वे इस इलाज से ही संतुष्ट थी। इलाज के दौरान वह अपने आशिक की बीवी कहलाती थी। वैसे वह उनके बड़े लाड़ करता था। सारी तनख्वाह हाथ में थमा देता था। सिहा सफ़ेद की वह मालिक थी मगर पक्का कागज करने से दम चुराता था। मेरी बदकिस्मती कहिए या शामत। जब चौथी बार गड़बड़ हुई और अस्पताल जाने की नौबत आई तो वे आदत के मुताबिक रोती पीटती मरहम पट्टी के लिए मेरे पास आई। मत जाओ अस्पताल, मैंने यूं ही बेसोचे समझे राय दी। हैं? वे चौंकी। मगर बच्चे कौन पालेगा? उसका बाप पालेगा। मगर बदनामी जो होगी। ओफो, मेरा जी जल गया। यानी आप अब बड़ी नेक नाम है। आए दिन जूते मार मार कर सड़क पर ढकेल कर कुंडी लगा लेता है। दूसरी लड़कियों की खातिर करता है, आप सड़क पर मंडराया करती हैं। सामने होटल में बैठी इंतजार करती हैं कि कब नई लड़की पिट कर बाहर निकले और वे हंस पड़े तो कतई बदनामी नहीं होती। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैंने पूछा। यह भी कोई पूछने की बात है? सचमुच पूछने की बात नहीं थी। वे उस मरखने बैल के लिए अपनी बच्ची और पति तक को छोड़ आई थी जिसने हिलकर पानी नहीं पिया था। वे उस जालिम के लिए चूल्हा जोतती थी, उसके बिसांदे कपड़े धोती थी, शराब पीकर इतना मारता कि उत्तू बना देता। यह सूजा हुआ मुंह लिए उसकी सेवा में लगी रहती, इसलिए कि अस्पताल में भर्ती कराते वक्त वह उन्हें अपनी मिसेज बताता था। तो फिर उसका बच्चा नहीं पाल सकोगी? वे सोच में पड़ गई और थोड़े दिनों बाद एकदम उनकी शादी हो गई। हम दौड़े दौड़े गए बधाई देने। मियाँ बीवी दोनों ने बड़ी उपेक्षा से हमारी तरफ देखा और फ्लैट में ताला डालकर सिनेमा चले गए और हम भौचक्के रह गए कि हमने तो तरकीब बताई और हम ही दूध की मक्खी बने। मालूम हुआ दूल्हा इसलिए खफा था कि हमने लड़की को बहका कर उसे फंसा दिया। दुल्हन इसलिए नाराज कि हमने उसकी बड़ी बड़ी दुर्गति देखी थी और अब वह निहायत ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना पसंद करती थी और हम उसके भयानक अतीत के यादगार थे। दूल्हा कुछ दिन बाद फिर मरखना बैल बन गया। उन्हें मारता है, नई लड़कियों से दोस्ती करता है। पहले शायद उसकी आत्मा धिक्कारती थी कि एक मजबूर औरत को रखेल की जिल्लत दे रखी है। अब उसका दिल साफ है और शरीफ आदमियों की तरह उसे ठोकता है और रुपया ऐश में उड़ाता है। हालांकि ये नुस्खा एक बार उल्टा पड़ चुका था, पर अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने फिर अपने आशिक के बिना जिंदा ना रह सकने वाली अपनी दोस्त को थमा दिया। वह बहुत गुस्सा हुई। क्या समझती हो उन्हें? मैंने देखा ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेगी। बस वहीं जमा दिए पैर ताकि खुद जिम्मेदारी से अलग हो जाए। लोग कहेंगे मैं मासूम लड़कियों को कितनी गलत सलाह देती हूँ। मैं सचमुच बहुत लज्जित हूँ। दरअसल मैं इश्क के मामले में निहायत थर्ड क्लास सलाहकार हूँ।
मैंने इश्क को हमेशा दिल और दिमाग को तरावट देने वाली चीज़ समझा है। मैं प्लेग और हेजे की तेजी रखने वाले इश्क के सिलसिले में जहरे कातिल हूँ। मेरी मोहब्बत पाक और रूहानी है। उन्होंने अभिमान से गर्दन ली। मोहब्बत हमेशा ही पाक होती है। एक वेश्या की मोहब्बत भी, वह जल गई। वह सबसे ज्यादा पाक और पवित्र होती है। जिसमें बेचने वाली को पाक और पवित्र मानती है। व्यापार का नहीं, मोहब्बत का जिक्र था। रहा रूहानी इश्क, तो उससे क्या मतलब है? पूजा? हाँ, वे जोश से झूम उठी। तो कौन मना करता है भाई? पूजा करो, डट कर करो। इसमें उस नकचढ़े से इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? वह कर भी क्या सकता है? और रूहानी मोहब्बत में निकाह की क्या ज़रूरत है? क्या ख्याल भी हरामी हलाली हुआ करता है? तुम शौक से उसे अपना रूहानी शौहर बना लो। वह तुम्हारे चंगुल से नहीं बच सकेगा। आप नहीं समझती। भाई मैं खूब समझती हूँ। मुझे खुद शैगल से इश्क था। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा कलेजा निकल पड़ता था। मोतीलाल से इश्क था। अशोक कुमार ने नींदें उचाट कर दी थी। और तो और किसी जमाने में गुरुदेव टैगोर से इश्क था। जी चाहता था जोगिन बनकर शांति निकेतन में जान दे दूं। शरद बाबू अगर मुझे हुक्म देते कि एक टांग से खड़ी रहो तो मुझे ऐतराज ना होता। किसी से कहना नहीं। मुझे पॉल रॉबसन से तो ऐसा इश्क हुआ था कि खुदा की पनाह। उसके रिकॉर्ड को घंटों सुना है मैंने। अब भी खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोगों से इश्क है कि सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर किसी को मेरे आशिक मिजाज दिल की दीदा दिलेरियों का पता चल जाए तो अंधेर हो जाए। लोग मेरे नाम से भागने लगे और लोगों को सबक देने के लिए मुझे बीच बाजार में दुर्रे लगाए जाएं। मगर उनमें से किसी सूरमा से शादी का शौक नहीं। अगर उन लोगों की किसी भी हरकत से मुझे उनकी बदनीयत का शक हो जाए तो मैं इज्जत का दावा कर दूं। मेरी जान, शादी और इश्क को गड़बड़ ना करो। क्या तुम समझती हो शादी के बाद इश्क नहीं हुआ करता? मेरा तो ख्याल है इश्क सिर्फ मुर्दों को नहीं होता, मगर वह भी शायद पूरे यकीन से नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अभी मुर्दा नहीं हूं ना। आप मजाक कर रही हैं। रूहानी इश्क से मेरा यह मतलब नहीं कि टैगोर से इश्क कर लिया जाए। यह इश्क नहीं तो साफ कहो, इश्क से तुम्हारा मतलब शादी है जिसमें मेहर और तलाक का हक भी रहे। तुम निरी बनिए की बेटी हो। सख्त व्यापारी जहरियत है। अगर लैला होती इस वक्त तो इश्क की तौहीन करने के सिलसिले में तुम्हें अपने ऊंट के नीचे कुचलवा देती। मेरी सलाह मानो तो किसी से शादी कर लो। बेटे का नाम अपने नामाकुल आशिक के नाम पर रखो और उसे वक्त बेवक्त पीट कर अपने दिल की भड़ास निकाल लिया करो। आशिक से शादी करना सख्त बदमजाकी का सबूत है। बदमजाक लोग लेमन ड्रॉप को चबाकर निगल जाते हैं। लेमन ड्रॉप चूस कर खाने की चीज़ है। खुदा के लिए आशिक को गृहस्थी के जुए में न जोतो। जरा सोचो, दिलीप कुमार जो हजारों दिलों की धड़कन बना हुआ है, मुश्किल तौर पर घर वाले के रूप में आ डटे, और फिर दिल किसके लिए धड़के? यकीन मानो वह भी इंसान है। खाता है, पीता है, सोता है, लड़ता है, कुंजिया खो देता है, कागज़ बिखेरता है, वादा खिलाफियाँ करता है, सिनेमा के टिकट खरीदकर भूल जाता है, और यकीन मानो जैसे मधुबाला और वैजंती माला के लिए खुदकशी करता फिरता है, आहें भरता है। बीवी के लिए नहीं भरेगा, दिल टूट जाएगा। क्या समझती हो तुम? कृष्णचंद्र से शादी कर लो। वह कभी तुम्हारी साड़ी माँ लक्ष्मी के पुल पर नहीं टांगेगा, बल्कि निहायत भोंडेपन से अपनी कमीज टांगते वक्त तुम्हारी साड़ी कीचड़ में गिरा देगा और उल्टा तुम्हें फूहड़ कहेगा। साहिर साहिर हाथ आ जाए तो कभी तुम्हारे आंसू रेशमी आंचल से न पोंछेगा, न तुम्हारी मरमरी बाहों का सहारा लेगा। सरदार जाफरी से तो भूल कर शादी ना करना। तुम्हारे बालों तक में किताबें और कागज भर देगा और वक्त बेवक्त इक्के वालों की तरह लड़ेगा।
जरा भी अक्ल रखती हो तो खुदा के लिए इन आर्टिस्टों से शादी ना कर लेना, वरना सर पकड़कर अपनी हिमाकत पर रोगी। ये सपने हैं, इन्हें सच बनाने की कोशिश ना करना। पति एक निहायत ठोस सच्चाई होती है। वे मेरी अक्लमंदी की बातों से रोम में आ गई। खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए। कौन कहता है मैं बेतुकी बातें करती हूँ? एक इश्क की मारी लड़की को सच्चे रास्ते पर लगा दिया। अब यह धूमधाम से शादी करेगी, बच्चे जनेगी, दुनिया सजेगी। भाई मुझे तो कौम की लीडरी करना चाहिए। मगर मेरी लीडरी के सपने गदगद करके नीचे आ पड़े जब मैंने सुना कि उसी शाम उन्होंने बदजात आशिक के मोर्चे पर हमला बोल दिया। उसकी बीमार तिनका सी अम्मा को जू जुत्सु के पहलवानी हाथ दिखाए। यह मेरा घर है, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी, उन्होंने पक्की गृहस्थिन की तरह ऐलान किया। तुम उसकी मां नहीं, डायन हो। उसकी कमाई पर नागिन बनकर बैठी हो सकने वाली बहू ने चीख चीख कर कहा। बड़ी मुश्किलों से धक्के देकर उन्हें घर से निकाला गया, तब निकली। अब मेरी कमबख्ती देखिए, जैसे ये सारे धक्के मेरी ही पीठ में लगे। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं निहायत अहमक हूँ। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, वे बड़े विश्वास से कहती है। तो मुझे क्यों आपत्ति है? मैं उनसे कह क्यों नहीं देती? तो मर जाओ। खैर, आइंदा कह दूंगी। तो आप सुन रहे थे इस्मत आपा की लिखी कहानी तो मर जाओ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।